क्या भारत भविष्य में दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है? यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, यह एक ऐसी संभावना बन चुकी है जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत जो कभी उपनिवेश था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जहां एक तरफ युवा जनसंख्या है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष और वैश्विक राजनीति में बढ़ता प्रभाव। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की ताकतें क्या हैं जो उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकती हैं। कौन कौन सी चुनौतियां अभी भी सामने खड़ी हैं और वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आने वाला समय भारत का हो सकता है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स, फ्यूचर प्रिडिक्शंस और भारत के उभरते वैश्विक रोल में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, एक नज़र है उस भारत पर जो आने वाले वर्षों में इतिहास को बदल सकता है। जब हम सुपर पावर शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में अमेरिका, रूस या अब चीन जैसे देशों की तस्वीर उभरती है। सैन्य ताकत, तकनीकी नियंत्रण, आर्थिक प्रभुत्व और वैश्विक राजनीति पर दबदबा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक राष्ट्र कैसे सुपर पावर बनता है? क्या केवल जीडीपी या हथियार काफी हैं? भारत एक ऐसा देश जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता में फैली हैं, आज दुनिया के मंच पर फिर से उभर रहा है, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नया आत्मविश्वास लेकर। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तो यह एक बिखरा हुआ, गरीब और सांप्रदायिक तनावों से जूझता हुआ राष्ट्र था। अंग्रेजों के 200 वर्षों की लूट, औद्योगिक पिछड़ापन और लाखों लोगों की जान लेने वाला विभाजन, यह सब भारत को एक कमजोर शुरुआत दे गया। लेकिन भारत की असली ताकत उसके लोग थे, और वह ताकत धीरे धीरे समय के साथ सामने आने लगी। 1950 में संविधान लागू हुआ, जिसने भारत को लोकतंत्र का रास्ता दिया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी, भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। 1980 और 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था धीमी थी, लेकिन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद सब कुछ बदलने लगा। विदेशी निवेश, निजीकरण और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव ने भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर टेक हब्स बन गए और भारत का नाम सिलिकॉन वैली तक गूंजने लगा। आज भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि स्पेस मिशंस, डिफेंस टेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G, AI और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में भी उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए घरेलू निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। लेकिन क्या यह सब किसी सुपर पावर की शुरुआत है? क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ प्रगति ही नहीं, रणनीति भी चाहिए, और भारत अब उस राह पर है। आज भारत G20 का हिस्सा है, ब्रिक्स की आवाज है, और क्वाड जैसे संगठनों में भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है। ये संकेत हैं कि भारत को अब दुनिया केवल एक विकासशील देश की तरह नहीं, बल्कि एक संभावित वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रही है। लेकिन अभी भी सवाल यही है, क्या ये शुरुआत काफी है? क्या आने वाले दशकों में भारत चीन या अमेरिका जैसी ताकत बन सकता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें भारत की आंतरिक ताकत, जनसंख्या, तकनीकी क्षमता, कूटनीति और भूराजनीतिक चालों को गहराई से समझना होगा। और यही यात्रा हम इस सीरीज में करने जा रहे हैं। भारत आज विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, और यह जनसंख्या किसी राष्ट्र के लिए या तो वरदान बन सकती है या अभिशाप।
जब हम 1.4 अरब लोगों की बात करते हैं तो यह संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है। यह एक जीवंत ऊर्जा है, एक चलती फिरती संभावना जो पूरे देश की दिशा तय कर सकती है। लेकिन क्या इतनी बड़ी जनसंख्या भारत को सुपर पावर बना सकती है, या यह बोझ बनकर भारत को उसकी ही जड़ों से कमजोर कर देगी? इस सवाल का उत्तर छिपा है डेमोग्राफिक डिविडेंड नामक अवधारणा में। यह वह स्थिति होती है जब किसी देश की जनसंख्या में कामकाजी आयु वाले लोग सबसे ज्यादा होते हैं और बुजुर्ग तथा बच्चे कम। इसका मतलब होता है कि अधिक लोग उत्पादन कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। भारत इस सुनहरे दौर में प्रवेश कर चुका है। आज हमारे पास युवाओं की एक फौज है। 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस फौज को सही दिशा दे पा रहे हैं? क्या हमारे पास इतनी नौकरियां, इतनी स्किल्स ट्रेनिंग, इतनी शिक्षा और संसाधन हैं कि यह युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सके? आज भी भारत के करोड़ों युवा या तो बेरोजगार हैं या अर्धरोजगार में फंसे हुए हैं। हर साल लाखों लोग कॉलेजों से निकलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा काम नहीं मिलता जो उनकी शिक्षा के अनुसार हो। उनमें से कई सिर्फ डिग्री लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनमें वह स्किल नहीं होती जिसकी मांग आज की डिजिटल और ग्लोबल दुनिया कर रही है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र रोज नए अवसर दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे युवाओं को इसकी तैयारी दी जा रही है? ग्रामीण भारत में अब भी शिक्षा एक किताब तक सीमित है और शहरी भारत में भी कई कॉलेज आउटडेटेड सिलेबस पर टिके हुए हैं। अगर हम समय रहते इस शिक्षा और कौशल के संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो यही युवा ऊर्जा बगावत बन सकती है। भारत को यह समझना होगा कि युवा सिर्फ रोजगार नहीं चाहते, वे अवसर चाहते हैं, वे सम्मान चाहते हैं, वे बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें दिशा देनी होगी। अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को गवा देते हैं तो यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। चीन, जो कभी भारत से आगे था, आज बूढ़ा हो रहा है। वहां युवा कम हो रहे हैं और बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। भारत के पास यह मौका है कि वह एक वैश्विक शक्ति बने, बशर्ते वह अपनी जनसंख्या को एक संपत्ति की तरह प्रयोग करे, न कि बोझ की तरह। यह तभी संभव होगा जब शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी सशक्तिकरण में एक नई क्रांति लाई जाए। अगर हर युवा के पास एक दिशा हो, एक उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को पाने के लिए साधन हो, तो भारत न केवल दुनिया का सबसे युवा देश कहलाएगा, बल्कि सबसे शक्तिशाली भी बन सकता है। जब आप विश्व के मानचित्र पर भारत को देखते हैं तो यह किसी कोने में छिपा देश नहीं, बल्कि एक ऐसा भूभाग है जो 3 महाद्वीपों की धड़कनों से जुड़ा है: एशिया, मध्य एशिया और हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय की सुरक्षा, दक्षिण में हिंद महासागर की खुली बाहें, पूर्व और पश्चिम में व्यापारिक गलियारों का विस्तार। यह सिर्फ एक सीमाओं से घिरा राष्ट्र नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जंक्शन है जहां भूराजनीति का दिल धड़कता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देश भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मित्र या प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं? इसका कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है, वह स्थान जो उसे न केवल व्यापार बल्कि रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक डिप्लोमेसी के केंद्र में खड़ा करता है। भारत के उत्तर में चीन बैठा है, एक आर्थिक महाशक्ति जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला रहा है। वहीं पाकिस्तान, जो लंबे समय से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है, अब चीन के साथ मिलकर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। ऐसे में भारत की रणनीतिक चतुराई ही उसे इन खतरों से निपटने का रास्ता दिखा सकती है।
भारत ने भी जवाब में चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंस्टीसी जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो न केवल मध्य एशिया और रूस तक भारत की पहुंच बनाएंगे, बल्कि चीन को रणनीतिक चुनौती भी देंगे। लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट्स काफी नहीं होते, इनके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरंतरता और स्पष्ट विदेश नीति होनी चाहिए। भारत की शक्ति उसके समुद्री विस्तार में भी छुपी है। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी उसे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। चीन जिस प्रकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार में बंदरगाह बनाकर भारत को उससे निपटने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्वाड जैसी साझेदारियों की जरूरत पड़ी है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी यह बताती है कि भारत केवल रक्षा नहीं कर रहा, वह अब क्षेत्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यही तो असली युद्ध है, लीडरशिप का, ट्रस्ट का और बैलेंस का। भारत को अमेरिका से दोस्ती रखनी है, लेकिन रूस से संबंध भी बनाए रखने हैं। उसे पश्चिमी दुनिया के साथ जुड़ना है, लेकिन ब्रिक्स, अफ्रीका और मध्य एशिया जैसे उभरते ब्लॉकों में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखनी है। यही वह संतुलन है जो केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र ही निभा सकता है। भारत की भूराजनीतिक स्थिति उसे सुपर पावर बनने का नेचुरल एडवांटेज देती है, लेकिन यह एडवांटेज तभी मीनिंगफुल बनता है जब भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्थायित्व, साहस और दूरदृष्टि को शामिल करता है। भूगोल कभी किसी देश की किस्मत तय नहीं करता, जब तक कि वह देश अपने नक्शे को सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान में भी चला न दे। भारत वह देश बन सकता है जो महाद्वीपों को जोड़ने वाला पुल हो, लेकिन इसके लिए उसे सिर्फ एक नेशन नहीं, एक विजन बनना होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां हर दिन 3000 से अधिक स्टार्टअप जन्म लेते हैं, जहां डिजिटल पेमेंट्स की मात्रा कुछ विकसित देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी अधिक है, और जहां युवा आबादी खुद को केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहती है। यही है भारत की आर्थिक कहानी, एक ऐसे मोड़ पर खड़ी जहां वह गरीबी और ग्लोबल पावर के बीच की खाई को पार करने की कोशिश कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, पीछे छोड़ चुका है ब्रिटेन को, जिसने कभी उसे उपनिवेश बनाया था। पर क्या ये आंकड़े ही सुपर पावर का पैमाना है? अमेरिका और चीन जैसे देश न सिर्फ जीडीपी से, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, निवेश और ग्लोबल ब्रांड्स के जरिए भी अपनी आर्थिक हैसियत दिखाते हैं। भारत को भी केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि आर्थिक संस्कृति से खुद को तैयार करना होगा। सरकार की मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं केवल नारे नहीं हैं, ये आर्थिक नींव को मजबूत करने की कोशिश हैं। पर सवाल यह है, क्या जमीन पर ये योजनाएं उतनी तेजी से असर दिखा पा रही हैं जितनी उम्मीद थी? भारत में आज भी एमएसएमईज, छोटे उद्योग को फंडिंग, स्किल्ड मैनपावर और तकनीक की भारी कमी है। और यही वो क्षेत्र हैं जो भारत की बड़ी आबादी को रोजगार दे सकते हैं। अगर भारत को सुपर पावर बनना है, तो उसे अपने आर्थिक मॉडल को केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि गांव, किसान, कारीगर और छोटे व्यापारियों के लिए भी काम करने लायक बनाना होगा। भारत की एक सबसे बड़ी ताकत है उसकी जनसंख्या। लेकिन यही ताकत अगर सही दिशा में न जाए तो वह बोझ भी बन सकती है। एक युवा देश होने का मतलब है कि हमारे पास करोड़ों हाथ हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन सवाल है, क्या उन्हें सही स्किल्स, सही शिक्षा और सही अवसर मिल रहे हैं? भारत की यूनिवर्सिटीज को केवल डिग्रियां नहीं, इनोवेटर्स पैदा करने होंगे। हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल लीडर्स में भारतीय सीईओएस पर गर्व है, लेकिन जब वही टैलेंट भारत से बाहर जाता है, तो हमें यह भी सोचना होगा कि हमारा सिस्टम किसे रोक रहा है और किसे आगे बढ़ने दे रहा है।
फिर आता है सवाल वैश्विक निवेश। जब दुनिया भारत में निवेश करती है, वह सिर्फ मुनाफा नहीं देखती, वह देखती है कि क्या यहाँ स्थायित्व है, पारदर्शिता है और लॉजिस्टिक्स का भरोसा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हो रहा है, लेकिन निवेशकों को जमीन, बिजली, कागजी कार्यवाही और नीतिगत स्थायित्व में अब भी चुनौतियां नजर आती हैं। भारत को चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल रिपोर्टों में न हो, वह हर उद्यमी के अनुभव में झलके। भारत की अर्थव्यवस्था तब असली उड़ान भरेगी जब वह आत्मनिर्भरता को केवल नारा नहीं, नीति बनाएगा। हमें बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं, अंदर से नवाचार चाहिए। हमें एफडीआई से पहले ग्रासरूट्स इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। भारत की आर्थिक कहानी तभी सुपर पावर बन सकती है जब गांव का किसान, शहर का कोडर, छोटे शहर का डिजाइनर और महिला उद्यमी सभी को बराबरी से उड़ने का अवसर मिले। अर्थव्यवस्था केवल बैंक बैलेंस नहीं होती, वह एक राष्ट्र की आत्मा होती है जो उसके सपनों, उसकी आकांक्षाओं और उसके भविष्य को आकार देती है। भारत की आत्मा अगर उठने लगे तो दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। एक समय था जब भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में केवल एक उभरते हुए बाजार के रूप में देखा जाता था, एक ऐसा देश जहां मोबाइल फोन और सस्ते इंटरनेट का प्रयोग ज्यादा होता है, पर इनोवेशन और रिसर्च कम। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना चाहता है, और इसमें सबसे बड़ा संकेत है भारत की अंतरिक्ष यात्रा। जब 2023 में चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो यह न केवल वैज्ञानिक सफलता थी, बल्कि आत्मबल का भी प्रतीक थी। इसरो ने यह कारनामा उस बजट में कर दिखाया जिसमें हॉलीवुड की एक एवरेज साइंस फिक्शन फिल्म बनती है। चंद्रयान की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का स्पेस प्रोग्राम केवल कैचिंग अप नहीं कर रहा, वह अब नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। पर अंतरिक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता। आज का विश्व जिस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर है वह है चिप्स और सेमीकंडक्टर। बिना इनके कोई भी टेक्नोलॉजी संभव नहीं। भारत ने हाल ही में इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की योजनाएं, विदेशी निवेशकों से साझेदारी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास। लेकिन यह राह आसान नहीं है। तकनीक के इस युद्ध में चीन, अमेरिका, ताइवान पहले से ही स्थापित खिलाड़ी हैं। भारत को प्रतिस्पर्धा करनी है और उसे तेजी से करनी है। वहीं दूसरी तरफ भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक मॉडल बनता जा रहा है। यूपीआई जैसी प्रणाली, जो हर चाय वाले से लेकर हर शॉपिंग मॉल तक में उपयोग होती है, वह अब विदेशों में भी अपनाई जा रही है। अफ्रीका से लेकर यूएई तक भारत के डिजिटल पेमेंट मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, आधार, डिजिलॉकर और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स भारत को एक डिजिटल सुपर पावर बनाने की ओर ले जा रहे हैं। पर तकनीक केवल सॉफ्टवेयर या स्पेसक्राफ्ट नहीं होती, तकनीक एक सोच है, एक संस्कृति है जो स्कूलों से शुरू होती है और रिसर्च लैब्स तक जाती है। आज भारत में करोड़ों इंजीनियरिंग छात्र हैं, लेकिन उनमें से कितने इनोवेट कर रहे हैं? क्या हमारा शिक्षा तंत्र सिर्फ नौकरी के लिए बना रहा है या नए आइडिया पैदा करने के लिए भी तैयार है? सुपर पावर बनने के लिए भारत को अपनी R&D कल्चर को मजबूत करना होगा। हमें केवल मुनाफा कमाने वाली कंपनियां नहीं चाहिए, हमें विचारों की प्रयोगशालाएं चाहिए। हमें युवाओं को यह सिखाना होगा कि जुगाड़ से एक दिन काम चल सकता है, लेकिन भविष्य बस जुगाड़ से नहीं बनता। भारत की एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन टेक और साइबर सिक्योरिटी में उपस्थिति अभी भी शुरुआत की अवस्था में है। हमें न सिर्फ दुनिया की दौड़ में बने रहना है, बल्कि दिशा भी तय करनी है। और सबसे अहम बात, तकनीक को समानता का जरिया बनाना होगा।
अगर गांवों तक इंटरनेट है लेकिन गुणवत्ता नहीं, अगर हर हाथ में मोबाइल है पर सीखने का अवसर नहीं, तो टेक्नोलॉजी केवल दिखावा बन जाएगी। हमें ऐसे डिजिटल भारत की जरूरत है जो केवल कनेक्टेड न हो बल्कि एम्पावर्ड हो। चंद्रयान की लैंडिंग एक मिशन की जीत थी, लेकिन असली विजय तब होगी जब हर भारतीय युवा यह कह सके, मैं भी इनोवेट कर सकता हूं, मैं भी भारत का भविष्य बना सकता हूं। अगर किसी देश की असली ताकत का अंदाजा लगाना हो तो उसकी मिसाइलों, टैंकों या जीडीपी से नहीं बल्कि उसके युवाओं के सपनों से लगा। और इस मायने में भारत शायद सबसे विशाल शक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के पास है, लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह आंकड़ा केवल जनसंख्या का नहीं बल्कि संभावनाओं का है। जहां अमेरिका और यूरोप एजिंग पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में हर दिन हजारों युवा स्कूल और कॉलेज से बाहर आकर दुनिया बदलने का सपना लिए खड़े होते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम उन्हें सही दिशा दे रहे हैं? क्या ये युवा सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं या असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने की शक्ति भी पा रहे हैं? भारत की शिक्षा व्यवस्था ने बीते दशकों में करोड़ों ग्रेजुएट्स पैदा किए, पर उनमें से कितने वर्ल्ड क्लास इनोवेटर्स बने? कितने स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या सत्या नडेला हमने देश के अंदर बनाए? इसका जवाब अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि आज भी हमारे स्कूलों और कॉलेजों में क्रिएटिविटी को करिकुलम से ज्यादा नंबरों से तौला जाता है। युवा केवल नौकरी के लिए नहीं जीते, वे परिवर्तन के लिए जीते हैं। और भारत में आज का युवा यह जानता है कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्लोबल एक्सपोजर के इस युग में उसकी आवाज अब सिर्फ गली मोहल्लों तक नहीं बल्कि यूएन, सिलिकॉन वैली और दुनिया के पावर हॉल्स तक पहुंच सकती है। भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी खासियत है उनका अडैप्टेबिलिटी और रेजिलियंस। वे गांवों में भी यूट्यूब से कोडिंग सीख सकते हैं और शहरों में भी अपने स्टार्टअप्स को ग्लोबल बना सकते हैं। आज भारत का यूथ फ्रीलांसर इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी और रिमोट वर्क कल्चर का नेतृत्व कर रहा है। वो अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। लेकिन इस युवा शक्ति की गति को सिर्फ स्लोगन्स से नहीं, सिस्टम्स से पंख दिए जा सकते हैं। स्किलिंग प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जरूरी हैं ताकि ये सपने अधूरे न रह जाएं। भारत का भविष्य तभी सुपर पावर बनेगा जब एक किसान का बेटा भी एआई में रिसर्च कर सके और एक आदिवासी लड़की भी खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके। जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की सक्सेस स्टोरीज बस्तर, नालंदा और मणिपुर तक पहुंचेंगी, तभी असली यूथ रेवोल्यूशन होगा। किसी भी राष्ट्र की युवा पीढ़ी सिर्फ अगली पीढ़ी नहीं होती, वो भविष्य का ब्लूप्रिंट होती है। और भारत के पास यह ब्लूप्रिंट तैयार है, बस जरूरत है उसे पूरी शिद्दत से शेप देने की। युवाओं को देश की समस्याओं से जोड़ना होगा। क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन इनइक्वालिटी, जेंडर गैप, रूरल इकोनॉमी, इन सबका समाधान भारत का युवा ही देगा। वह नेता भी बन सकता है, वैज्ञानिक भी और विचारधारा का वाहक भी। जब हर युवा कहेगा, मुझ में है वो स्पार्क जो देश को बदल सकता है, तभी भारत सिर्फ जनसंख्या में नहीं, विचारों की शक्ति में भी सुपर पावर बनेगा। वो समय दूर नहीं जब मेड इन इंडिया केवल कपड़ों या मसालों पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कटिंग एज टेक उत्पादों पर छपा मिलेगा। भारत अब केवल कोडर या बैकएंड सर्विस देने वाला देश नहीं रहा, यह धीरे धीरे टेक लीडरशिप की ओर अग्रसर हो चुका है। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ एक नजर डालनी होगी भारत की टेक जर्नी पर। एक ऐसा देश जिसने 90 के दशक में कंप्यूटर को महंगा खिलौना समझा, वहीं आज उसी देश के युवा दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्ण, ये सिर्फ नाम नहीं
बल्कि उस साइलेंटली ब्रूइंग टेक रेवोल्यूशन की पहचान है जो भारत की गलियों से सिलिकॉन वैली तक पहुंच चुका है। लेकिन ये क्रांति सिर्फ विदेशों में सीईओ भेजने की नहीं है। भारत के अंदर भी एक नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है जिसे दुनिया इंडिया स्टैक के नाम से जान रही है। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोडब्ल्यूआईएन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भारत को ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्र बना दिया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। आज भारत में हर सेकंड 3 से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। गांवों के छोटे दुकानदार भी अब क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट ले रहे हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह विश्वास है, गति है और एक साइलेंट एवोल्यूशन है। भारत का टेक सीन अब सिर्फ आईटी सर्विसेज या बीपीओ पर आधारित नहीं है। अब बात हो रही है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर डिफेंस, ग्रीन टेक और स्पेस टेक की। इसरो जैसे संस्थान आज मंगलयान और चंद्रयान के जरिए न केवल बजट में चमत्कार कर रहे हैं बल्कि भारत को साइंटिफिक प्रेस्टीज भी दिला रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इसी बदलाव का अहम हिस्सा है। 2023 तक भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी थीं। जीरोधा, बिजुस, पेटीएम, रेजर पे जैसे नाम अब ग्लोबल स्टेज पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। और खास बात यह है कि ये कंपनियां भारत की समस्याओं को हल करने के लिए बनी हैं, न कि सिर्फ सिलिकॉन वैली को इम्प्रेस करने के लिए। भारत के पास एक विशाल एडवांटेज है, डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट और मोबाइल फर्स्ट पॉपुलेशन। करोड़ों लोग जो पहले कभी बैंक में नहीं गए, आज अपने स्मार्टफोन से पैसे ट्रांसफर करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन हर क्रांति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। डेटा प्राइवेसी, साइबर क्राइम, फेक न्यूज और डिजिटल डिवाइड ये भारत की टेक ग्रोथ के बड़े सवाल हैं। अगर इनका हल नहीं निकाला गया तो यही ताकत भारत की कमजोरी बन सकती है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा ताकि भारत का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल शहरों तक न सिमटे बल्कि गांवों, पहाड़ों और जंगलों तक पहुंचे। एआई और रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में अगर भारत खुद को निवेश करने में सफल हो गया तो वह केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, टेक्नोलॉजी का निर्माता बन जाएगा। अंत में भारत की तकनीकी क्रांति सिर्फ मशीनों की नहीं है, यह सोचने की स्वतंत्रता, निर्माण की भावना और समस्याओं को हल करने की जिद से बनी है। और अगर यह गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में सिलिकॉन वैली भी शायद भारत की दिशा में देखेगा और कहेगा, द फ्यूचर इज नॉट जस्ट इंडियन मेड, इट्स इंडियन लेड। अगर किसी राष्ट्र की असली ताकत को मापा जाए तो वो केवल टैंक, मिसाइल या अर्थव्यवस्था से नहीं होती बल्कि उस राष्ट्र के युवाओं की सोच, सामर्थ्य और आकांक्षा से होती है। और इस पैमाने पर भारत दुनिया से बहुत आगे है। आज भारत के पास 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, यानी लगभग 90 करोड़ युवा। यह संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से 3 गुना अधिक है। अब सोचिए, अगर ये युवा शिक्षित हों, कुशल हों और सही दिशा में प्रेरित हों तो भारत की गति का अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। यह युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और विकासात्मक पूंजी बन सकती है। भारत के युवा सिर्फ नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे, वे आज खुद जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। स्टार्टअप्स, लोकल इनोवेशन, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में युवा खुद नेतृत्व कर रहे हैं। कई छोटे शहरों से निकलकर युवाओं ने देश दुनिया में इम्पैक्ट बनाया है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक वेव नहीं, यह एक मानसिक बदलाव है। सोचिए, एक ऐसा युवा जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला, अब YouTube से एडिटिंग सीखकर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। कोई महिला जो कभी पर्दे में रहती थी, अब अपने फोन से ऑनलाइन बिजनेस चला रही है।
और एक छात्र जो कभी गिनती भी मुश्किल से करता था, आज कोडिंग करके ऐप बना रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ जीडीपी में नहीं, भारत की आत्मा में हो रहा है। शिक्षा और स्किलिंग इस युवा ऊर्जा की कुंजी हैं। भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसे प्रयासों ने एक ऐसा मंच बनाया है जहां युवा न केवल ग्लोबल स्किल्स सीख रहे हैं, बल्कि नेटिव नॉलेज को भी मॉडर्न टूल्स से जोड़ रहे हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हर साल भारत में लाखों युवा कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाने की प्रक्रिया अब भी अधूरी है। कई बार शिक्षा संस्थान आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं, जिससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच का डिजिटल गैप भी एक गंभीर चिंता है। पर वहीं दूसरी ओर भारत के युवा स्वयं समाधान भी बन रहे हैं। एडटेक स्टार्टअप्स, ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म और यूट्यूब जैसे माध्यमों से आज हर कोई सिखा और सिखा सकता है। स्किल डेमोक्रेटाइजेशन भारत के हर कोने में पहुंच रही है। अब बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात है पर्पस की। आज के युवा क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, एआई एथिक्स, मेंटल हेल्थ और सोशल जस्टिस जैसे विषयों पर सोचते हैं, काम करते हैं और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यह एक नई अवेकनिंग है, एक ऐसा भारत जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। भारत की युवा शक्ति तभी सुपर पावर बनेगी जब उसे मौके मिलेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और आजादी के मौके। अगर इन 4 स्तंभों को मजबूती से खड़ा किया गया, तो भारत का यह डेमोग्राफिक बोनस एक ग्लोबल लीडरशिप डिविडेंड बन जाएगा। यही युवा जो आज कोडिंग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है या खेतों में टेक प्रयोग कर रहा है, यही कल भारत को यूएनओ, G20, WTO और एआई पॉलिसी जैसे मंचों पर रिप्रेजेंट करेगा। और उस दिन जब दुनिया भारत की तरफ देखेगी, तो वह केवल एक जनसंख्या को नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित चेतना को देखेगी। भारत आज केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, वह एक वैश्विक संतुलन का केंद्र बन रहा है। कभी जिसे डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, आज उसी भारत को अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप और अरब देश एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह एक धीमी लेकिन गहराई से चलती रणनीति का परिणाम है। सबसे पहले बात करें भारत की भौगोलिक स्थिति की। यह दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है, जिसके एक ओर शक्तिशाली चीन है, दूसरी ओर सामरिक रूप से संवेदनशील पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और नीचे समुद्री रूट से जुड़े हुए मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स हैं। ये केवल नक्शे के बिंदु नहीं, ये विश्व व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की नाड़ियां हैं। और भारत इन सभी नाड़ियों के बीच एक स्थिर, लोकतांत्रिक और तेजी से विकसित होता देश है। भारत की रणनीति अब सिर्फ नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसी पुरानी तटस्थता नहीं है, बल्कि मल्टी अलाइनमेंट है। भारत अब रूस के साथ भी दोस्ती रखता है, अमेरिका के साथ भी साझेदारी करता है और फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर क्वाड और इंडो पैसिफिक डायलॉग्स में हिस्सा लेता है। यह लचीलापन ही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है। आज जब अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ रहा है, तो भारत को एक थर्ड बैलेंसिंग फोर्स के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि G20 जैसे मंच पर भारत ने जब प्रेसिडेंसी संभाली, तो वैश्विक एजेंडा में ग्लोबल साउथ की आवाज प्रमुखता से उठाई गई। यह दिखाता है कि भारत अब केवल अपनी बात नहीं कर रहा, वो दुनिया की उन आवाजों का प्रतिनिधि बन रहा है जो वर्षों से अनसुनी थीं। भारत की विदेश नीति में अब केवल व्यापार नहीं, सांस्कृतिक प्रभाव भी शामिल है। इंटरनेशनल योगा डे, बॉलीवुड का प्रभाव, भारतीय खानपान की लोकप्रियता और डिजिटल डिप्लोमेसी, यह सब भारत को सॉफ्ट पावर में भी सुपर पावर बना रहे हैं।
भारत ने हाल ही में जिस तरह से अफ्रीकी देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और जिस तरह से वह ग्लोबल साउथ के इमर्जिंग देशों की आवाज बन रहा है, उससे यह साफ होता है कि भारत अब केवल पश्चिम की शक्तियों पर निर्भर नहीं, बल्कि नई साझेदारियों का निर्माता बन रहा है। भारत की कूटनीति अब प्रोएक्टिव है। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, भारत ने शांति की अपील की, लेकिन अपने ऊर्जा हितों को भी संतुलित रखा। जब इजराइल हमास संघर्ष छिड़ा, भारत ने आतंक के खिलाफ कड़ा रुख लिया, परंतु मानवीय मूल्यों की भी बात की। यह संतुलन आसान नहीं है, लेकिन भारत कर पा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज अब भरोसेमंद मानी जाती है। चीन की आक्रामकता के सामने भारत ने जिस तरह से लैक पर मोर्चा संभाला और इंडो पैसिफिक में अपने नौसैनिक प्रभाव को बढ़ाया, वह भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण की दृढ़ता को दर्शाता है। अब भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, वह हिंद महासागर की रक्षा भी वैश्विक स्तर पर कर रहा है। भारत का तेजी से उभरता डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर, जैसे कि तेजस, ब्रह्मोस और ड्रोन्स, अब छोटे देशों को भी डिफेंस पार्टनरशिप में जोड़ रहा है। इससे भारत को रीजनल गार्डियन की तरह देखा जाने लगा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत का चरित्र। भारत आज भी युद्ध को अंतिम उपाय मानता है, वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। यही कारण है कि वह संघर्ष के समय में मदद करता है, वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर रेस्क्यू मिशंस तक, और यही उसे दुनिया की नज़र में एक जिम्मेदार शक्ति बनाता है। भारत का भूराजनीतिक स्थान अब एक ऑब्जर्वर का नहीं, वह एक भागीदार, निर्माता और निर्णायक बन चुका है। सदियों तक भारत ने समय के झंझावात झेले, मुगलों का शासन, औपनिवेशिक दास्ता, विभाजन का दर्द, आर्थिक अस्थिरता और वैचारिक भ्रम। लेकिन आज वही भारत इतिहास के मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह भविष्य की दिशा तय कर सकता है। सवाल अब यह नहीं कि भारत उठेगा या नहीं, सवाल यह है कब और कैसे। भारत के पास वो हर तत्व मौजूद है जो किसी राष्ट्र को सुपर पावर बनाता है: विशाल जनसंख्या, युवा शक्ति, तकनीकी उन्नति, वैश्विक संबंध, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक गहराई। परंतु केवल संसाधन ही काफी नहीं, जरूरत है दृष्टि, नीति और एकता की। यदि हम भविष्य को एक विशाल पहेली माने, तो भारत उस पहेली का एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ा बन चुका है। आज दुनिया भारत को केवल एक बाजार नहीं मानती, बल्कि एक भागीदार, निर्णायक और दृष्टा के रूप में देखती है। इसका कारण है भारत की अद्वितीय वैचारिक संरचना। जहां पश्चिम पूंजी पर विश्वास करता है और चीन सत्ता पर, वहीं भारत संतुलन में विश्वास करता है। एक तरफ भारत एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक में निवेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह अपने गांवों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काम कर रहा है। यह दोहरा मॉडल एक सुपर पावर की पहचान है, जो सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि गांवों से भी पैदा होता है। भारत के युवा, जो कोडिंग से लेकर स्टोरी टेलिंग, रॉकेट साइंस से लेकर योग सिखाने तक हर क्षेत्र में अग्रसर हैं, वही असली ड्राइविंग फोर्स हैं। लेकिन इन्हें दिशा देने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। यदि यह शक्ति बिना लक्ष्य के रही, तो वह भटक सकती है। लेकिन अगर वही शक्ति संस्कार और सपनों से जुड़ी, तो वह विश्व को बदल सकती है। अब बात करते हैं भारत के आंतरिक संघर्षों की: बेरोजगारी, जातिगत राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण, शिक्षा की असमानता। अगर भारत को सुपर पावर बनना है, तो ये सभी समस्याएं सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की लड़ाई बननी होंगी। हमें अपने विचारों में स्वदेशी भावना और वैश्विक दृष्टि को एक साथ साधना होगा। आज भारत के सामने दो रास्ते हैं, एक जो सिर्फ आर्थिक ग्रोथ की ओर जाता है, और दूसरा जो आध्यात्मिक, नैतिक और तकनीकी शक्ति का संतुलन बनाता है। पहला रास्ता केवल धन देगा, दूसरा रास्ता धरोहर बनाएगा।
अगर भारत दूसरे रास्ते पर चले तो वह सिर्फ एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बनेगा, वह एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। भारत के पास एक अद्भुत अवसर है, वह पश्चिम की भोगवादी संस्कृति और पूरब की संन्यास परंपरा के बीच एक नया आदर्श खड़ा कर सकता है, एक ऐसा मॉडल जिसमें विकास और करुणा, शक्ति और शांति, प्रगति और परंपरा साथ साथ चलें। हमने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में देखा, भारत का अतीत गौरवशाली रहा, वर्तमान संघर्षशील है और भविष्य संभावनाओं से भरा है। लेकिन ये संभावना तभी साकार होगी जब हम सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि निर्माता बनेंगे। भारत का सुपर पावर बनना किसी जादू का परिणाम नहीं होगा। वह होगा एक एक नागरिक के प्रयास, हर बच्चे की शिक्षा, हर किसान की मेहनत, हर वैज्ञानिक की खोज और हर युवा के विचारों का परिणाम। अगर हम एकजुट रहें, सीखते रहें और अपने मूल्यों पर अडिग रहें तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया पूछेगी, 21वीं सदी किसकी है? और उत्तर आएगा, ये भारत की सदी है। तो दोस्तों, जब हम भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, एक उभरती हुई शक्ति जो आने वाले वर्षों में दुनिया को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी है हम सबकी भागीदारी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक या सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार भारत को सुपर पावर बनने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करें जो देश के भविष्य को लेकर गंभीर सोच रखते हैं। हम ऐसे ही गहराई से रिसर्च और भावनात्मक जुड़ाव के साथ वीडियो बनाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली कड़ी आपसे छूट न जाए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दृष्टि के साथ।